अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे तो देखिए इम्पिडेंस क्या होती है। इम्पिडेंस के बारे में कहा जाता है कि ये कंबाइन इफेक्ट है किसका, रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंसेस का इन द सर्किट। तो ये जो किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टर की वजह से, और रिएक्टेंस होती है किसकी वजह से, कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से, इसका जो कंबाइन इफेक्ट होता है उस सर्किट पर, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है जेड से। जेड सिंबल यूज किया जाता है इम्पिडेंस के लिए, और फार्मूला वही है V अपॉन आई। तो वोल्ट पर एम्पियर बराबर होता है ओहम के। इसका मतलब इसको मेजर उसी में किया जाता है, ओहम्स में। सिर्फ डिफरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि आपको एसी सर्किट के अंदर जो बाकी कंपोनेंट है उनकी ऑपोजिशन का भी पता चल सके। तो उनकी ऑपोजिशन जब कंबाइनली पढ़ी जाती है तो उस कंबाइन इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, इम्पीडेंस कह देते हैं। अब यही चीज अब हमने इस कंबाइन सर्किट के अंदर पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट से। तो देखें, एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट, पहली बात तो यह है कि ये सर्किट सीरीज में। तो आप जानते हैं कि सीरीज के अंदर एक चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो है करंट। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो दोनों डिवाइसेस पे एक ही पास होगा। तो जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम में नजर आ रहा है, ये है करंट आई जो कि बैटरी से चला, और बैटरी का वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसने जो करंट यहां से भेजा वो करंट रेजिस्टर से भी गुजरेगा और वो करंट इंडक्टर से भी गुजरेगा, क्योंकि करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ है। जब ये करंट आर से गुजरेगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप वी आर कहलाएगा, और जब ये करंट इंडक्टर से गुजरेगा इसका वोल्टेज ड्रॉप वी एल होगा। और ये दोनों वोल्टेज बराबर किसके होंगे, बैटरी के वोल्टेज के। इसका मतलब वी आर और वी एल को जब आप सम करेंगे तो इनके सम करने से जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर आएगा, वी के, जो कि अप्लाइड वोल्टेज या बैटरी का वोल्टेज है। अब यहाँ पर अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या होगा, तो वो इक्वेशन आपको गिवन है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस या अप्लाइड करंट, जो कि इस सर्किट के अंदर अप्लाई होगा, और ये दोनों पर अप्लाई होगा, आर पर भी और एल पर भी एक जैसा, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है, सीरीज सर्किट। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इस सर्किट के अंदर, उसे हम क्या लेंगे। तो देखिए, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए, अब क्योंकि इसके अंदर हम ये बात पढ़कर आ गए हैं कि वी आर के अंदर क्या होता था और वी एल के अंदर क्या होता था, इस चीज को अगर मैं यहीं पे पहले डिफाइन कर लूं। हमने पढ़ा था कि वी आर के अंदर वोल्टेज और करंट क्या होते थे, इन फेस। वोल्टेज और करंट इन फेस होते थे, ठीक है ना। जबकि जो इंडक्टर था उसके अंदर वोल्टेज लीड करता था और करंट क्या करता था, लैग। कितने एंगल के साथ, 90 के साथ, करंट और वोल्टेज। अब अगर मैं यही चीज वेक्टर डायग्राम के अंदर शो करूं, तो वेक्टर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक चीज जो कि मैं रेफरेंस पे ले लूंगा, और वो होगा करंट। तो मैंने करंट को एक्स एक्सिस पे ले लिया, और ये करंट इंडक्टर के लिए और रेजिस्टर के लिए दोनों के लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। तो मैंने आई को एक्स एक्सिस पे ले लिया। अब इस आई के ऊपर अगर मैं वी आर की बात करूं तो वी आर भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें कि जो वी आर है तो वो भी एक्स एक्सिस में है, तो ये आपके पास हो गया वी आर। तो वी आर की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पर अगर वी एल की बात करें तो जो वी एल है वो परपेंडिकुलर है करंट के, जो कि आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वोल्टेज होता है इंडक्टर पे वो लीड करता है कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री के साथ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है वी एल। वी एल और वी आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सोचें कि अगर दो वेक्टर्स इस तरह से परपेंडिकुलर हो, उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है। तो रिजल्टेंट आपने फर्स्ट ईयर के जो है चैप्टर 2 यूनिट जो वेक्टर्स का था उसमें पढ़ा होगा, कि जब मेरे पास एक वेक्टर है, इसे मैंने कह दिया ये वेक्टर है वी आर, ठीक है। इस वी आर की हेड को मैं किससे ज्वाइन करूंगा, वी एल की टेल से। तो ये मेरे पास हो गई वी एल की टेल, ठीक है। तो जब मैं वी आर की हेड को वी एल की टेल से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट जो होगा उसे मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास आ गया रिजल्टेंट वोल्टेज V, ठीक है। अब
अगर आप देखें तो इसके अंदर एंगल बन रहा है ये थीटा और ये है 90 डिग्री, एक दूसरे के 90 डिग्री है। तो अब अगर मैंने इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है, ये जो v है अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना है, तो ट्राइंगल को अगर आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और वो किसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ओ ए बी। तो ये ट्राइंगल ओ ए बी को अगर आप देखें तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर बेस आपके पास क्या है, तो बेस है वी आर, परपेंडिकुलर है वी एल, और हाइपोटेनियस कौन है, वी है। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर, यह आ जाएगा वी आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा वी एल स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v, और अंदर आ जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब वी आर और वी एल किसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वी आर है उसे हम लिख सकते हैं कि वो होता है आई आर। वी आर किसके बराबर होता है, आई आर के। जबकि वी एल किसके बराबर होता है, तो उसे हम लिखते हैं आई एक्स एल। एक्स एल क्या कहता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यही वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो v जो होगा वो फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि वी आर की जगह आ जाएगा आई आर स्क्वायर और आई एक्स एल स्क्वायर। आई यहां से कॉमन ले लें, तो स्क्वायर कॉमन लेने के बाद रूट से बाहर आ सकता है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ, आई को मैंने कॉमन ले लिया स्क्वायर के साथ, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आई तो आ जाएगा बाहर, और बाकी चीजें क्या रह जाएंगी अंदर। इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई मल्टीप्लाई कर रहा है, वी के नीचे डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये जो v अपॉन आई है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये है इम्पिडेंस। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर कंबाइन हो गया ना इफेक्ट, रेजिस्टेंस भी है इंडक्टेंस भी है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो कंबाइन इफेक्ट है इसे हम क्या कहते थे, इम्पिडेंस। यही चीज तो हमने यहाँ पे पढ़नी थी, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इम्पिडेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब इस इम्पिडेंस को जरा डायग्राम में हम देखें तो किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह हमने वोल्टेज को यहाँ पर क्या किया था, ड्रॉ किया था। तो इम्पिडेंस के लिए इम्पिडेंस डायग्राम को हम यहाँ पे शो करते हैं कि सर्किट में इसे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो देखें, इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने रेजिस्टेंस और जो था आपके पास इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया था। अब एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आपने किसको ले लेना है, आर को। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आर। और जो वाई एक्सिस है उस पे आपने किसको ले लेना है, एक्सएल को, जिस तरह से आपने किसको लिखा था, वोल्टेज को। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स एल। अब देखें, एक सर्किट, एक वेक्टर आर है और एक वेक्टर एल है, दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो वेक्टर रूल्स अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर रूल्स में ये आपके पास वेक्टर हो गया आर और ये वेक्टर हो गया एक्स एल। दोनों को आपने हेड टू टेल से क्या कर दिया, ज्वाइन। ठीक है, ये है आर रेजिस्टेंस और ये है एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इसमें किसके इक्वल होगा, उसे हम कहेंगे ये है इम्पीडेंस। इसे हम लिखेंगे ये है इम्पीडेंस, और ये एंगल है थीटा। तो अब मैंने अगर यहाँ पर इम्पीडेंस लिखनी है तो देखिए, जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा, क्या वो फार्मूला इसी इक्वेशन को, इस डायग्राम को वो भी नहीं कर रहा कि ये आपके पास इक्वेशन है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्स एल है वो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब अगर मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को यहाँ पे पुट करूं, तो हमने पढ़ा है पिछले सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ एल भी पुट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, तो उसे हम लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल स्क्वायर। तो ये इंपिडेंस का फार्मूला भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और आपको ये यही शो कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक्चुअली इम्पिडेंस के इक्वल है। और यहाँ पर ये चीज भी रिप्रेजेंट हो रही है
कि इस सर्किट के अंदर जो इम्पिडेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर, इंडक्टेंस पर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी या सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास आ गया कि इम्पिडेंस की वैल्यू जो होती है सर्किट के अंदर क्या होती है और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मेजर किस में होगा, तो मेजर्ड इन ओम्स, मेजर्ड इन ओम। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब यहां पर अगर आपने इसका फेस एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम निकालते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एल, बेस पे कौन है, आर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो आप निकाल सकते हैं टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। तो देखिए ना, हम वेक्टर्स के अंदर यही कर पढ़ते हैं ना कि वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो आप देखें, मैंने z को अगर कहा कि वो वेक्टर है तो उस वेक्टर के अंदर मैंने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया और उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम इम्पिडेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड सर्किट में। अब इसी चीज को अगर आरसी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।